हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कला का क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। ठीक है, वह भी आपका एग्जाम है 2025-26 एग्जाम के लिए, और 2025-26 का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। आपसे स्टूडेंट का 16 तारीख को, आपका 16 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला। उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के हम इस वजह वाले क्वेश्चन पेपर को आप कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा जो आपका जो फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है उसको क्वेश्चन पेपर आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा। आपको सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ठीक है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए बार बार रिपीटेड सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शायद ये इसमें, और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें से आपका अधिकतर जो क्वेश्चन हैं आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर में क्वेश्चन जो है आपका है, सारे सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। और ये जो एक तरह से 2025-26 का जो क्वेश्चन पेपर है, एक तरह से रूपरेखा है, बोल सकते हैं ना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा है। क्या ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा है? ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो करते आएंगे। और आपसे स्टूडेंट को 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके आगे भी मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और दो क्वेश्चन पेपर को मिला करके और एक आध क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा, वह दो करा करके आपको 95 प्लस मार्क्स आप अपना अचीव कर पाओगे। आपको तो 60 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर होता है, तो कहने का मतलब कि 100 मार्क्स टोटल, तो आपको 100 मार्क्स तो मिलता ही है 100 में से ही। तो 100 में से 100 मार्क्स आप पूरे अचीव कर लोगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे 60 मार्क्स है, मतलब समझ लो 60 में से 60 मार्क्स पूरे क्लियर है, और स्कूल की तरफ से जो मिलते हैं वो बात अलग है अपना। ठीक है, मगर 60 में से 60 मार्क्स आप पूरे एग्जाम के ना पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो आपके सामने में ये रहा क्वेश्चन पेपर है हमारा। और एक सेकंड, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्टूडेंट को पता, आपको पता ही होगा, क्लास 8 के अंदर मैं कोई साइंस सब्जेक्ट भी, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया था। तो अब जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है वह साइंस का एग्जाम आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिया है। क्वेश्चन पेपर का ये वाला क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है नहीं, आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ये वाला जो क्वेश्चन पेपर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठ करके आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, इस वाले क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनकी आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर का वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फटाफट से जाकर के इस वाले वीडियो को भी चेक कर लेना। ठीक है, चलो। तो ये आपके सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा 2025-26 के लिए, क्लास 8 आएगा, सामाजिक विज्ञान का है। कितने घंटे का समय दिया जाता है आपको? 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होता है? 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होता है। ठीक है, और आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको सामान्य देश पढ़ना होता है 15 मिनट के अंदर में। ठीक है, 15 मिनट प्लस में क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना होता है आपका। तो सामान्य देश आपका जो असली पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, सामान्य देश से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना आपको? सामान्य देश को 15 मिनट का समय दिया जाता है, तो उसमें पढ़ लेना। पहली बात तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से पहले पढ़ लेना। तो हम इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट का मतलब आपको पढ़ना है, एग्जाम में 15 मिनट के समय पढ़ लेना, बाकी मैं इसमें क्लास में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हम खंड से खास से सीधे स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड रुक जाएंगे, एक सेकंड रुक जाएंगे। चार्जिंग में लगा रहा हूँ, एक सेकंड, लैपटॉप को चार्जिंग में लगा देता हूँ। हाँ, ओके, ठीक है, चलो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सही मिलान की हमारे को पहचान करना है। सही मिलान की हमारे को पहचान करना है इस क्वेश्चन के अंदर में। देखो, हमारे क्या संविधान की अंतरात्मा। ठीक है, हमारे को टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पर, सभी के टॉपिक के अंदर में संविधान की अंतरात्मा क्या है। ठीक है, संविधान की स्पिरिट, आत्मा, संविधान की आत्मा क्या है? संविधान क्या, हमारा एक पुस्तक है, कानून का पुस्तक है, तो उसकी आत्मा क्या है बताओ? इसका आत्मा जो आपका है मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर हमारा देखो लोगों के पास में अधिकार ही नहीं होंगे, ठीक है, जीवन जीने का, समानता का, स्वतंत्रता का, धर्म पे और संवैधानिक उपचार का हो गया, समानता का, धर्म निरपेक्ष का हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये सब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति का अधिकार, ये सब नहीं होगा तो संविधान का फायदा ही क्या है? ठीक है, तो अगर ये हमारे मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं होंगे तो संविधान की कोई वैल्यू ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए आत्मा क्या है आपका? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड है, दिए गए कथन को पढ़कर धर्मनिरपेक्ष देश की पहचान करना। धर्मनिरपेक्ष का समझते हो? धर्मनिरपेक्ष उस देश को कहते हैं जिस देश के अंदर में सारे के सारे धर्मों को क्या दिया, समान महत्व दिया जाता है। बराबर, मतलब कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो कौन सी हमारे को विशेषता है हमारे को बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है देश ई में। ठीक है, देश ई में सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए दिए गए हैं। पहला ही इसका राइट आंसर है, फर्स्ट ही इसका राइट आंसर रहेगा। क्या होता है धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर में? क्या होता है
सभी धर्म को, सिर्फ सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिया गया है। मतलब मान चलो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सभी धर्म, मान चलो कई सारे धर्म है, तो सभी को समान, सभी लोगों को समान समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसी को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। आगे बात करते हैं इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ए, इसका राइट आंसर देश ई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है। लोकसभा में निर्वाचित संख्या होगी, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 543 है। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करें 543 है, वैसे टोटल कितना होता है आपका? 550 होता है। क्या होता है? टोटल 550 होता है सीटें, सदस्य की संख्या का, सदस्यों की कुल संख्या कितना? 550 होता है, बट वर्तमान के अंदर में कितना आपका? 543 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, तो इसमें 550 ऑप्शन नहीं है, बट 550 ऑप्शन में 550 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की हमारा पूर्ति करना। चलो करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डैश प्रदान किया गया है। 21 के अंदर में क्या प्रदान किया गया है हमारे को बताना है। तो ये जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी उससे, किसी भी व्यक्ति से जीवन छीन नहीं सकता है। तो हमारा अनुच्छेद ई प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मतलब कि अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, इन सब पे आपका क्या किया जाता था? उन पे अत्याचार किया जाता था। ठीक है, तो ये इनको अत्याचार से बचाने के लिए, उनको, इन सभी को अत्याचार से बचाने के लिए, ठीक है, तो कौन सा, किस उसका एक अधिनियम, आपका अधिनियम बनाया गया था। तो उसको, उस अधिनियम को किस वर्ष पारित किया, मतलब कि शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, तो हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1979 के अंदर में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा, ठीक है, मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण, मृदा निर्माण के अंदर समझते हो, मृदा निर्माण मतलब मिट्टी का बनना, कारक नहीं है। मतलब कि कौन सा ऐसा का हमारा शब्द है जो जो कौन सा ऐसा हमारा चीज है जो मृदा निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, समय है, समय लगता है मृदा को, समय लगता है बनने में, हाँ लगता है। अब जे पदार्थ लगते हैं मृदा को बनने में, हाँ लगती है। जलवायु कारक, जलवायु भी इसके अंदर में हमारे मृदा निर्माण के अंदर जलवायु भी आते हैं। जलवायु के कारण हमारा मृदा का निर्माण होता है, हाँ होता है। गठन, गठन जो इसका राइट है, गठन का मतलब होता है बनावट। ठीक है, अब मृदा कैसा है? काला है, पीला है, नीला है, हरा है, कैसा है? जलोढ़ है। ठीक है, तो ये हमारे जो, ये जो गठन है ना, हमारा बनने के बाद में हमारा बनावट दिखा जाएगा ना। मृदा जब बन जाएगा तब हम देखेंगे ना वो काला है, नीला, पीला है, हरा है, तब हम देखेंगे ना। बट जो हमारा ये बनने का कारण तो नहीं हुआ, ये बनने का कारण तो नहीं है, इसलिए 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 7, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है? शीत ऋतु मतलब कि ठंडी में उगाई जाती है। गेहूं, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उद्योगों को प्रभावित करने वाले, ठीक है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करके सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले, देखो कच्चा माल प्रभावित करता है, हाँ। उद्योगों को अपने सामान को, वस्तु को निर्माण करने के लिए क्या चाहिए होता है? कच्चा माल, हाँ करता है। श्रम, अब उद्योग कैसे चलेगा? लोगों से चलेगा, तो श्रम भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन है। बाजार, अब उद्योग वस्तु का निर्माण कर देगा, निर्माण करने के बाद में किसको बेचेगा? बाजार चाहिए ना उसको बेचने के लिए। ठीक है, ये हो गया पूंजी। अब उद्योग स्थापित करने में, अगर आप उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो पैसे भी चाहिए ना। तो ये चारों ऑप्शन इसके राइट आंसर है, चारों ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर सबका ए है, 382 प्रति वर्ग, ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक वर्ग आपका 1 किलोमीटर के अंदर में, 1 किलोमीटर के अंदर में 385 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं? 385 लोग रहते हैं। और ये कौन सी जनगणना के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन है। दो कथन है, कथन हमारे आएंगे, तो उसको हमारे को देखना सही है कि नहीं है, ये हमारे को बताना होता है। कथन आपका एक है, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पुनः पूरित हो। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिससे वह संसाधन होता है जो शीघ्रता से नवीकृत, मतलब फिर से बनाया जा सकता है, जिन्हें फिर से जल्दी से बनाया जा सकता है। अपुनः पूरित अथवा पुनः पूरित, मतलब फिर से इसका निर्माण किया जा सके, जल्दी और फिर से निर्माण किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सूर्य की ऊर्जा होगी, सूर्य की ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब। अब आपके बात करते हैं, अब कथन 2 आपका आएगा, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। बिल्कुल सही बात है, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसके भंडार, मतलब स्टॉक सीमित है। सीमित का मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड है।
ठीक है। तो कौन कौन से, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वह क्या लिमिटेड मात्रा में है हमारे पास जो पृथ्वी पर लिमिटेड मात्रा के अंदर में है। तो ये दोनों कथन आपके सही है। तो ए इसका राइट आंसर है, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा, एक सेकंड रुकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा, सॉरी, अभी कतर आपका है 1917 में बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है। 1917 के अंदर में महात्मा गांधी जी का सबसे पहला जो आंदोलन था, ठीक है, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सबसे पहला था, कहां पर था, कब उन्होंने शुरू किया, 1917 के अंदर में शुरू किया था। ठीक है, और कौन सा, बिहार के चंपारण जिले के अंदर में शुरुआत किया था सबसे पहला। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके अंदर में क्या करना था, अंग्रेजों को के अंदर को ना, इसे आंदोलन के अंदर में अंग्रेजों का विरोध किया जाता था। ठीक है, उसमें और अंग्रेजों का विरोध किया जाता था बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, बस इतना ध्यान रखना। और इसका कारण दे रखा हमारे को, अंग्रेज नील कृषकों के समर्थक थे। गलत है। अंग्रेज तो जे थे हमारे नील कृषकों के समर्थक नहीं थे। कौन थे समर्थक, गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी थे। अब क्या करते थे वहां पर ना, नील की कृषि हुआ करता था। तो किसान इस चीज से ना बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, अब कर अंग्रेज बोला करते थे तुम इसको उगाओ उगाओ। ठीक है, तो ये परेशान थे, इसलिए चंपारण के अंदर में यह नील की खेती को लेकर के हमारा आंदोलन हुआ था। तो हमारा कथन आपका कारण गलत, आपका अभिकथन सही है, बस कारण गलत है। तो सी इसका राइट आंसर रखा है, ए सही है, वह आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सारा, ठीक है, सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई, हमारे को बताना हैगा। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई, 1992 के अंदर में, 85, 82 में, 95 में, 802 में, किस में हुई थी, 1992 में। ठीक है, 1792 के अंदर में हुआ। एक सेकंड हो जाना, एक सेकंड हो जाना, सॉरी, 1782 के अंदर में हुआ है। 1782 के अंदर में हुआ। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, सबके आंसर मैंने लिख रखे हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे पास है। तो आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का इसका पीडीएफ चाहिए, आंसर कीट का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, और इस वाली वीडियो पे एक नया लास्ट के अंदर में एक कमेंट जरूर करना, डेड हेड कमेंट कर देना, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इस बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, 13वां क्वेश्चन आएगा 13। तो सन 1990 में बिरसा मुंडा की मृत्यु डैश से हो गई, किससे, कौन से कारण से हमारे हो गई, हैजा के कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा बहुदर, ठीक है, सॉरी, बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पे हुई। ठीक है, रंगून के अंदर में हुई, रंगून के अंदर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रविंद्रन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत कब की। ठीक है, शांति निकेतन की शुरुआत कब की थी उन्होंने। ठीक है, 1901 में, 1902 में, तो 1901 के समथिंग में है, 1901 के अंदर में किया उन्होंने, हाँ, 1901 में किया है, 1901 के अंदर में उन्होंने किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे एमसी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट खंड को हम स्टार्ट करते हैं, खंड खा स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आपको 2 लाइन लिखना है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आपको 3 लाइन लिखना है, 4 मार्क्स वाले तो 4 लाइन लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। बस आगे बात करें, पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबाई फुले द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ज्योतिबाई फुले ने समाज के सुधार के लिए कई सारे कार्य किए, तो उसमें कौन कौन से कार्य किए, हमारे को 2 कार्य लिखने हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, सबसे पहला आप लिखोगे, पहला पॉइंट, मैं 3 पॉइंट लिख रखे हैं, कोई भी 2 आपको पॉइंट याद करके लिख लेना है। ठीक है, चलो पहला आपका 1848 में ज्योतिबाई फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। भारत का पहला, लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल किसने खोला, ज्योतिबाई फुले जी ने खोला था 1848 में। पहला तो ये लिखोगे। नेक्स्ट आपका, इन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए भी स्कूल स्थापित किए। दलितों हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, उनके लिए भी स्कूल स्थापित किया। तीसरा ये है, जाति आधारित भेदभाव को लड़ने के लिए, ठीक है, जाति आधारित भेदभाव को लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। मतलब कि ऐसे समाज की स्थापना की जो क्या करते, जाति आधारित तो भेदभाव हुआ करते थे, उससे लड़ा करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, ए बी दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना, ध्यान रखना। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है, विधवा पुनः विवाह के समर्थन में ईश्वर चंद्र विश्वा, ठीक है, विद्यासागर द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब विधवा पुनः विवाह, देखो विधवा के जो लोग हुआ करते थे उसको पुनः विवाह करने के, ठीक है, पुनः विवाह वह कर सकती थी। ठीक है, पहले जमाने में क्या था, जो विधवा हो जाया करते थे उनको पुनः फिर से विवाह, ठीक है, फिर से शादी नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो इसमें विद्यासागर जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई जो विधवा हो गए उनको फिर से पुनः विवाह, ठीक है, फिर से शादी करने की उनका अधिकार है। ठीक है, तो उन्होंने इस अधिकार के लिए लड़े थे, तो उनके कार्य को हमारे को बताना है। उन्होंने विधवा के लिए,
ठीक है, विधवा की फिर से शादी के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, वो हमारे को बताना। तो पहला, उन्होंने विधवाओं के अधिकारों के लिए एक जोरदार अभियान चलाया, पहले ये कार्य किया। दूसरा करा, कोई भी 3 में से 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, ध्यान रखना। विधवा महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले सामाजिक मानदंडों और कानूनों को बदलने के प्रयास का नेतृत्व किया। मतलब कि जो भी विधवा विधवा महिला थी, ठीक है, उनको स्वतंत्रता को, ठीक है, उनसे जो फ्रीडम छीना करते थे, उन सभी जितने भी तत्व हुआ करते थे, जितनी भी समस्या थे, उनको दूर करने का प्रयास किया उन्होंने, ठीक है। तीसरा आपका आएगा अनेक थे, अनेक अथक, अथक मतलब समय ना थकने वाले प्रयासों के कारण हिंदू विधवा, ठीक है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम तैयार किया गया। मतलब कि उन्होंने एक ऐसे अधिनियम, एक कानून पारित किया, ठीक है, जिसके द्वारा विधवाओं के पुनः विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। मतलब कि एक कानून उन्होंने तैयार किया, जो भी विधवा है फिर से दोबारा शादी कर सकते हैं, तो उनको लिए उन्होंने एक कानून बनाया, ठीक है। तो 3 में से कोई भी 2 पॉइंट याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, रोलेट सत्याग्रह के कारणों का प्रशिक्षण कीजिए। रोलेट सत्याग्रह के कारणों का हमारे को प्रशिक्षण करना है, ठीक है। रोलेट कानून, देखो, रोलेट कानून ये आपका 1900 रोलेट जो कानून था, रोलेट सत्याग्रह के कानूनों का मतलब रोलेट एक कानून अंग्रेजों ने पारित किया था। तो सभी के सभी लोगों ने क्या करा, सभी से सभी लोगों ने रोलेट एक्ट का, जो रोलेट एक्ट है का, उसका विरोध किया। क्या क्या विरोध किया? अब क्यों क्या, हमारे को उसी के कारण हमारे को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले था रोलेट सत्याग्रह का मुख्य मुख्य कारण, रोलेट सत्याग्रह चलाया गया था, मतलब कि रोलेट के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। सन याद कर लेना, क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेना, खुद से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार, ठीक है। 2 से 3 बार, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में, फाइनल एग्जाम के अंदर में आएंगे। इन सभी क्वेश्चन के आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लीज 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 हर एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन का आंसर का, ठीक है। तो 1919 में पारित, जिसे आमतौर पर रोलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता था, ठीक है। तो इसे रोलेट सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित, जिसे आमतौर पर रोलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता था। तो एक मुख्य कारण हो गया, ठीक है। इसके कारण हमारे को काला कानून था, इसलिए इसका विरोध किया गया, मुख्य कारण ये है। नेक्स्ट आप सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, इसने भारतीयों के, ठीक है, भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता, जो नागरिक की फ्रीडम होते स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया, ठीक है, और किया, क्योंकि इसमें सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं जैसे कि सुनवाई और मुकदमे का अधिकार छीन लिया गया और विरोध का कारण था ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, यहाँ पे क्या कहा गया, जैसे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, ठीक है, जैसे कि हमारे कॉलोनी के अंदर में कोई, मतलब हमारे साथ क्या अन्याय होता था, हम किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। अब आपसे बोला जाए कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, तुम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, तुम कोर्ट के अंदर में भी नहीं जा सकते, तो आप क्या बोलोगे, आप उस चीज का विरोध करेंगे ना, भाई मैं अपनी समस्या, जो मेरी समस्या है उसको दूर करने, समाधान करने के लिए मैं किसके पास जाऊं फिर। तो वही चीज, सेम चीज हो रहा था भारतीय के साथ में, क्या होता, अन्याय हो रहा था ना, वह क्या कानूनी प्रक्रिया, ना उनके कोई सुनने वाला हैगा, ना वे मुकदमा चला सकते हैंगे, तो फिर तो स्वतंत्रता आपकी खत्म हो रही है ना, तो इसलिए इसका विद्रोह किया गया था। चलो आगे करते हैं, 1 सेकंड रुक जाना। इसका तीसरा, ये रहा तीसरा पॉइंट भी मैं लिख सका है, इसको भी लिख सकते हो, 3 में से कोई 2 लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, फोर्थ है, जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जन सुविधा मतलब कि लोगों के कल्याण के लिए सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, तो सरकार की भूमिका मतलब कि सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं जनताओं को, उसके बारे में हमारे को बताना है, ठीक है। चलो, तो पहला आप लिखोगे, मैं कोई 3 पॉइंट लिखा है, कोई भी 2 पॉइंट याद करके लिख देना। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करती सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं केवल धनवानों को ही नहीं बल्कि हर नागरिक को उचित मूल्य या मुफ्त में उपलब्ध हो, सरकार ये सुनिश्चित करती है, ठीक है। मतलब कि सरकार जो सेवाएं देती है ना, तो उसके बारे में हमारे को बताना है। नेक्स्ट आपका, जन सुविधाएं बहुत खर्चीली होती है, सरकार करो मतलब टैक्स, अन्य शुल्कों, ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के शुल्क होते हैं, टैक्स होते हैं, के माध्यम से धन एकत्र करती है, मतलब धन को इकट्ठा करती है, और इन सुविधाओं का निर्माण वह प्रबंधन करती है। इन सुविधाओं का निर्माण मतलब कि जो जो सुविधा देनी होती है, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, तो उन सभी सुविधाओं का क्या करते हैं, प्रबंधन, मैनेजमेंट करती है, ठीक है। उन सब सुविधाओं को जनताओं को देती है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, सरकार ऐसी सुविधाओं पर ध्यान देती है जिसका लाभ व्यापक रूप से समाज को हो, और जैसे कि स्वच्छता अभियान, जो निजी कंपनी नहीं कराती है, ठीक है। तो ये सब अभियान, ये सब कार्य करती है सरकार। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम, ठीक है, करते हैं हम।
तो हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की भूमिका का उल्लेख करना है। ठीक है, भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर में जनहित याचिका के बारे में हमारे को बता रहा है जनहित याचिका होता क्या है। ठीक है, तो पहला हैगा, देखो पहला पॉइंट है यह है यह न्यायपालिका को सामाजिक परिवर्तन लाने और कानून के शासन को बनाए रखने में सहायता करती है। जनहित याचिका क्या करता है, ये न्यायपालिका को सामाजिक परिवर्तन लाने, न्यायपालिका मतलब कोर्ट को, ये समझ रहे हो, न्यायपालिका मतलब किसकी बात कर, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन सबको सामाजिक परिवर्तन लाने और कानून के शासन को बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरा आपका पॉइंट लिख सकते हो आप, जनहित याचिका से हम PIL कहते हैं, एक कानूनी तंत्र है जो किसी भी नागरिक को जनहित की रक्षा करने या समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए न्यायपालिका में जाने की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब समस्या को क्या करता है, अपनी समस्या को दूर करने के लिए न्यायालय के अंदर कोर्ट में जाने की अनुमति देता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, तीसरा, यह समाज के लिए हंसिए पर पड़े मतलब कि एक ऐसा भूमि, ठीक है, मतलब कि भूमि से रिलेटेड में कुछ ये हंसिया शब्द है, समाज के हंसिए पे पड़े, मतलब कि यहाँ पे समझ लो एक समस्या ही, हंसिया क्या है, एक तरह से समस्या ही है, पे पड़े और वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाती है, जो गरीबी व सामाजिक भेदभाव के कारण स्वयं न्याय नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है, ये सब पॉइंट है जनहित याचिका के, ये सब लाभ है। नेक्स्ट आपका आएगा दीवानी मुकदमे के कोई दो उदाहरण हमारे को देना। दीवानी मुकदमे, ठीक है, दीवानी मुकदमे के दो उदाहरण देने। ये होता क्या, आपको समझा देता हूं। देखो, दीवानी मुकदमे नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों संपत्ति अनुबंध से संबंधित विवाद है। ठीक है, मतलब कि दीवानी मुकदमे, मतलब कि दीवानी जो मुकदमे होते हैं, ये जो हमारी समस्या, दीवानी समस्या जो आपके होते हैं व्यक्तिगत 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 हो सकता है, पर्सनल अधिकार हो गया, संपत्ति से रिलेटेड में ये समस्या हो गया, ये अनुबंधन मतलब कि कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट होता है वो उससे संबंधित ये सब आपके विवाद होते हैं, समस्याएं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दो एग्जाम्पल लिखना था, तो हमने दो एग्जाम्पल, हमें पहला ये लिखना है, दूसरा ये लिख देना, और ठीक है, ये दो पॉइंट लिख देना, ये दो पॉइंट लिख देना, ये तीसरा वाला मत लिखना, आपको मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए समझा दे। जैसे कि संपत्ति या भूमि विवाद हो गया, ठीक है, जमीन के मालिकाना हक, बंटवारे या मकान मालिक किराएदार, ठीक है, किराएदार से जुड़े विवाद, ये सब समस्या होते हैं। अनुबंधन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, जब कोई पक्ष समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता, जैसे कि समय पर पैसे ना चुकाना या निर्माण कार्य ना करना, तो इससे समझ रहे हो बात को, क्या कहना यहाँ पे, यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल से आप समझ, जैसे कि तलाक हो गया, पारिवारिक मामले, मनहानि, लापरवाही से हुए नुकसान के लिए हर्जाना मांगने से जुड़े मामले भी शामिल है। ठीक है, तो ये सबसे तलाक हो गया। पर ये आपके तलाक क्या हो गया, एक आपका क्या आएगा, एक आपका व्यक्तिगत समस्या है, हो गया ये। ठीक है, तो व्यक्तिगत समस्या ये हो गया। संपत्ति हो गया, भाई भाई में क्या हो गया, भाई भाई में संपत्ति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो गया, तो इस ये दीवानी मुकदमे है, सब है। ठीक है, तो ये आपको दो लिखने हैं। चलो, तो यहाँ तक हमारे सारे MC 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर जरा सा भी डाउट हो रहेगा तो कमेंट्स करना, आपको मैं 60-800 क्लियर कर दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, इस वीडियो पे रेड हार्ट कमेंट जरूर करना, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना, एक कमेंट जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और भी लाते रहूंगा, इसलिए। और बेल आइकन बटन को ऑन सेट पे कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके आगे के सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आज को क्लास को फिनिश करते हैं बस। ठीक है, क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।